पिक्चर चालू करो बे। आलोक शर्मा जी वो कह रहे हैं कि इधर भरोसे का नेतृत्व है, इधर भ्रम की राजनीति है। सवाल यह है कि भारत न्याय यात्रा जब कर रहे हैं, ये जात पर कास्ट सेंसस पर ही पूरी पॉलिटिक्स क्यों? मंडल 2 का हिस्सा कांग्रेस बन गई है, जिसके जरिए आपको लगता है कि आप धर्म के इस दाव को, तथाकथित दाव को मात दे पाएंगे? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मंडल 2 तो नहीं है ये सामाजिक न्याय की लड़ाई जरूर है, लेकिन मंडल 1 जो करने वाले लोग थे उस सरकार को अगर कोई समर्थन दे रहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। तो जातिवाद के बिना आंकड़ों के मंडल 1 लागू करने का काम अगर किसी सरकार ने उस समय पर किया था तो बीजेपी ने किया था। करवाली बेइज्जती। वापस आते हैं, इन्होंने कहा विकास की राजनीति, शुरुआत भी धर्म के, आस्था के तमाम प्रतीकों से करते हैं भाषण के, और अंत भी उसी से करते हैं। गरीबी की बात करते हैं और गरीबी के ऊपर अगर हंगर इंडेक्स से लेकर न्यूट्रिशन वैल्यू से लेकर और तमाम चीजों की बात करें तो उस पर बात नहीं करते। अन्नदाता की बात करते हैं, 3 काले कानून लेकर आते हैं, 700 किसानों की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 3 काले कानून वापस लेते हैं, और जिस तरह से इकोनॉमिक सोशल डिस्पैरिटी बढ़ती है उसके बाद भी बात करते हैं। नारी शक्ति की बात करते हैं, जनगणना बाद में कराएंगे, डिलिमिटेशन बाद में होगा, तमाम चीजें बाद में होंगी, 2021 की जनगणना आज तक नहीं कराई है, दूसरों पर सवाल उठाते हैं। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि केवल 2013 से लेकर अभी तक लगभग 40% महिलाओं पर अत्याचार इस देश में बढ़ा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप नारी शक्ति की बात तो करते हैं। राम भूमि के ऊपर भी, राम जन्मभूमि, राम मंदिर की बात करते हैं। 1986 में कहा था कि हम पूरी तरह से आस्था का विषय है, न ये न्यायालय का है न संसद का है। उस पर यू टर्न लिया। सरकार में आए तो कहा कि नहीं, ये न्यायालय का विषय है, हमें तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जब पूर्ण बहुमत मिला तब भी कहा कि न्यायालय का विषय है। तो प्रभु राम के ना तो पक्षकार रहे न्यायालय में ये, और ना किसी तरह से इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी उस तरह से। जिन पक्षकारों ने लड़ाई लड़ी, न्यायालय ने फैसला दिया। लेकिन आप तो इनका एजेंडा बता रहे, कांग्रेस का एजेंडा बताइए ना, 24 का आपका एजेंडा। रुको जरा, सबर करो। वापस आ रहा हूं, अपने उसी एजेंडे पर भी आ रहा हूं मैं। आज जिस तरह से राम मंदिर के नाम पर और जिस तरह से तमाम चीजें चल रही हैं वो पूरा देश देख रहा है। आरएसएस के लोग पीले चावल पहुंचाना, फलाना ढिकड़ा, पर्ची काटना, ये करना वो करना। आज द्वारका के फ्लाईओवर पर राम मंदिर प्रकोष्ठ भाजपा और ऊपर मोदी जी का फोटो लगाना, ये पूरा देश देख रहा है किस तरह से। एडवर्टीजमेंट की सरकार है। G20 में 30,000 करोड़ के करीब का एडवर्टीजमेंट खर्च हुआ, और उसके बाद G20 से क्या मिला देश को नहीं पता है। वापस आता हूं, हमारा एजेंडा क्या है? हाँ। हमारा एजेंडा पूरी तरह से यह है कि 2013 से लेकर अभी तक जो झूठों के सरदारों की सरकार चल रही है उसका पर्दाफाश करें। क्या बोला तूने? 13 से लेकर अभी तक जो झूठों के सरदारों की सरकार चल रही है उसका पर्दाफाश करें। किसानों की आय कितनी बढ़ी वो हम जनता के बीच में ले जाकर बताएंगे। महिलाओं पर अत्याचार कितना हुआ वो बताएंगे। महंगाई किस कदर बढ़ी वो बताएंगे। किस तरह से आर्थिक और सामाजिक विषमता बढ़ी वो बताएंगे। किस तरह से कोरोना के बाद कुछ अमीर मित्र लोग पूरी तरह से और ज्यादा अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होता चला गया। हम बताएंगे कि किस तरह से आज सांसद भी संसद में न्याय मांगने के लिए मजबूर है, उनको भी संसद से बाहर फेंक कर और अपने तमाम बिल वहां पर पेश कराए जाते हैं। इसीलिए हम न्याय की लड़ाई लेकर आए हैं, भारत जोड़ने की लड़ाई लेकर आए हैं। सामाजिक नीति हो, आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, सबका जिस तरह से इन लोगों ने केवल एडवर्टीजमेंट तक उन तमाम नीतियों को लाकर छोड़ दिया है, जिस तरह से नफरत और अन्याय देश के अंदर बढ़ा है, हम उसको जनता के बीच में लेकर जाए। नाइस। नीतीश बाबू जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही थी, अब तो पहले तो उसमें बाहर नारा लग रहा था कि देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। जेडीयू के समर्थक ही लगा रहे होंगे, ललन सिंह का आप लोगों ने सफाया कर दिया अध्यक्ष पद से। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। मेरा प्रश्न है कि आपका एजेंडा क्या है? नीतीश कुमार पीएम बने, 20 करोड़ नौकरी कैसे देंगे? बताइए, प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया का एजेंडा, इंडिया में शामिल तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वही इंडिया का एजेंडा है, और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए दिखेगा। जो बड़े सवाल हैं, सबसे पहले मैं आपके एक जो आपने आरोप लगाया उसका मैं खंडन करना चाहूँगा
कि ललन सिंह जी का सफाया नहीं हुआ है। 35-37 वर्षों का उनका संबंध है नीतीश कुमार जी के साथ, बेहद आत्मीय संबंध, और वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में समय देना चाहते थे। उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा देने की बात जेडीयू कही, के टिकट जिसको पर लड़ेंगे या आरजेडी के टिकट पर ललन सिंह लड़ेंगे? देखिए, निसंदेह वो जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे, पक्का और राजीव जी? जीत कर आएंगे। सही पकड़े हैं। सवाल यह है ना कि अयोध्या की पूरी किस्मत आने वाले दिनों में बदलेगी नहीं बदलेगी? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, होटलों में वहां पर होड़ है अभी कि हमें वहां पर सेंटर्स खोलने हैं। पूरे अयोध्या के लिए एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या ये राम भक्तों के लिए क्या अयोध्या में ये चीजें पहले नहीं हो सकती थी? क्या केवल इसी बात का इंतजार किया जा रहा था? क्या किसी अच्छे काम के लिए, दूसरे काम के लिए पीले चावल बांटने पर किसी को ऑब्जेक्शन है? मुझे लगता पीले चावल बांटने पर ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन उसका पूरे प्रारूप को राजनीति में लेकर आना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो तमाम शंकराचार्य हैं वो भी कह रहे हैं, और एक नहीं तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह वो खड़े कर रहे हैं मंदिर के एक मंजिल के ऊपर और समय के ऊपर, और तमाम चीजें कह रहे हैं कि बीजेपी ने सबको साइड में कर दिया एक नया ट्रस्ट बनाकर। यह हम कांग्रेस पार्टी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं वहां से वोटों की उम्मीद है। प्रभु राम के लिए, अरे भाई हम तो कह रहे हैं कि चंदा चोर, आप कह रहे हैं कि अयोध्या की किस्मत जाग गई। अयोध्या में तो जमीनों के घोटाले भी बहुत हुए, क्या उसकी जांच हो पाई? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन आज का विषय नहीं है। मैं फिर कहूंगा, मणिपुर जिस तरह से डबल इंजन के नाम पर वोट मांगा गया, क्या मणिपुर के ऊपर अब 2024 में जाकर मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में वोट मांग सकते हैं पूरे देश में? क्या जिस तरह से आज 85-86 रुपए में डॉलर हो गया, तब मांग सकते हैं कि रुपया उस देश का गिरता है जिस देश में सरकार भ्रष्ट होती है? क्या काला धन, जिसके लिए कहते थे कि यूं ही 15-15 लाख आ जाएंगे, बाद में अमित शाह जी ने कहा वो तो जुमला था। आज एक नई बात हमारे भाई ने बता दी कि हमने तो 2 करोड़ रोजगारों की बात नहीं की थी, हमने तो केवल अवसरों की बात की थी। अब अवसरों का कैलकुलेशन कैसे होता है वो तो नौकरी नहीं, रोजगार के अवसर का था। नौकरी और रोजगार मैंने मान ली मैंने। तो इसका मतलब आपने कोई 2 करोड़ रोजगार देने का कोई वादा नहीं किया। चलिए, नौकरी का भी आपने वादा नहीं किया, रोजगार का कहा था। मैं फिर कहूंगा आपने करेक्ट कर दिया पूरी भाजपा को। पूरी भाजपा ने कहा, चिल्ला के वोट मांगा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अगर आपने नहीं कहा था तो आपने क्लैरिफाई कर दिया। आज मैं फिर कहना चाहूंगा कि 2 करोड़ रोजगार छोड़िए, 8 जून को पिछले साल 4 मंत्रियों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम सरकारी 10 लाख रोजगार देंगे। 1.5 साल हो गया, 5.5 लाख रोजगार मात्र आए हैं। आपने तो रोजगारों को रोका है। आपने एमएसएमई कितनी बंद हो गई उसका अंदाजा नहीं है आपको ये नहीं अंदाजा है कि नोटबंदी के बाद कितने लोग घर में बैठ गए। लगभग 45% लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से मुट्ठी में रखकर और आप जिस तरह से देश को चला रहे हैं, आज पूरी तरह से देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक विभाजन जिस तरह से पैदा कर दिया है। आज आपने तुलना भी की तो एक तरफ कहा आपने वो सर तन से जुदा वाले बच्चे हैं, युवा हैं, दूसरी तरफ वो राम मंदिर वाले हैं। आज भी आपका जो एजेंडा है वो डिवाइड एंड रूल का है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। हम तो फिर कह रहे हैं कि आपने जो 2013-14 में भाषण देकर जो वायदे किए थे उन पर बात करो ना भाई। आप बात करोगे भ्रष्टाचार के ऊपर, एक जांच नहीं कराई गई, एक एफआईआर का आज तक नतीजा नहीं आया 2014 के बाद, और जितने भ्रष्टाचारी थे सारे के सारे बीजेपी में शामिल हो गए। आप केवल और केवल समाज में विभाजन पैदा कर झूठ बोलकर, झूठे आंकड़े देकर, अभी आपने एक आंकड़ा झूठा दिया। मैं चैलेंज करता हूं और आपके आंकड़े को, 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए। मुझे बता दीजिए 44 करोड़ की लिस्ट कहां पर है? 44 देश करोड़ के की अंदर, लिस्ट जा रहे हैं। मैं फिर कहूंगा देश के अंदर 26 करोड़ परिवार हैं, इसका मतलब हर परिवार में 2.25 मुद्रा लोन चले गए। दोनों पर जवाब इस दीजिए। पर आप मतलब किसको बेवकूफ दोनों बना पर रहे हैं आप? पीएम आवास योजना और इस पर मुद्रा लोन पर मैं मुझे दोनों बताइए बातों पे आंकड़े कहां से मिलेंगे? कौन सी वेबसाइट है सरकार का, कौन सा आंकड़ा है जहां से हम चेक कर सकें? देखिए, आज पहले तक के तो दर्शकों को बताइए। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मैं फिर कहूंगा 3 विषय इन्होंने लिए। मैंने कहा 44 करोड़ मुद्रा लोन अगर दिए हैं तो हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति सुने कि 26 करोड़ परिवार हैं, क्या आपके परिवारों को मिला? और मैं फिर कहूंगा डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उस लिस्ट को कहीं तो पब्लिश कर दीजिए। एक कहता है 41 करोड़, दूसरा कहता है 42, तीसरा कहता है 44। धारा 370 आज भी संविधान का हिस्सा है, उसमें 2 परिवर्तन आपने किए और उसमें से भी एक परिवर्तन 15 साल के लिए, मैं बीच में नहीं बोला, बहुत गंभीर विषय, 15 साल के लिए आपने आगे कर दिया।
आप कहते थे कि वहां से बहुएं लाएंगे, मैं 50 गज का प्लॉट खरीदना चाहता हूं, मुझे खरीदवा के दिखा देना। मैं कहूंगा कि धारा 370 में आपने वास्तव में परिवर्तन किया, राम जन्मभूमि आपने कर दी। अरे भाई, कोर्ट का, न्यायालय का विषय, हमारा स्टैंड भी यही था, आपका स्टैंड भी यही था। न्यायालय का फैसला आया, क्या न्यायालय के फैसले को मोदी जी प्रभावित करते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? मैं इस पर सहमत नहीं हूं आपसे। न्यायालय का फैसला आया, तमाम पक्षकारों ने उसको सहृदयता के साथ पूरी तरह से स्वीकार किया, लेकिन उस पर जमीनों के घोटाले, चंदा चोरी के आरोप आपके ऊपर लगे। वाह मोदी जी, वाह वाह। और भारतीय जनता पार्टी जितने अविश्वसनीय समझौते आपने सत्ता के लिए किए हैं, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक सभी जगहों पर आपके अनेक ऐसे सहयोगी दल हैं जिनके कंधे पर उन राज्यों में आपने अपना विकास किया और उनको दुलत्ती लगाई और आप वहां से निकल आए। आपके साथ जिन्होंने एनडीए की बुनियाद डाली, वो कोई दल आपके साथ नहीं है। पहली बात, बार बार हमसे पूछिए कन्वेनर कौन है, बार बार हमसे पूछिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका क्यों नहीं बना। आपका कहां बना एनडीए का जो तथाकथित 36 दलों का है? कौन है आपका कोऑर्डिनेटर कन्वेनर 38 दलों का? अब देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब जो देश के विकास को लेकर के इन्होंने कई भ्रामक आंकड़े रखे हैं। मैंने पहले भी कहा कि देश का विकास तब होगा जब 140 करोड़ लोगों को उस विकास का लाभ मिले। अगर आज भी 5 किलो अनाज देकर आप रोजगार के वायदे से लोगों को भटकाना चाहते हैं, तो निसंदेह ये आपकी सबसे बड़ी फेलियर है कि 20 करोड़ नौकरियों में कोई प्रामाणिक आंकड़े आपके पास नहीं है। आप कहेंगे 40 करोड़ लोगों का कहां से नाम लाएं? आप डिजिटली उनको आप एक जगह जमा कीजिए और हम लोगों को लिंक भेजिए। हमें भी एक अधिकार है कि आपकी जो जानकारियां हैं उसकी विश्वसनीयता को हम खंगाल सकें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। परिवारवादी पार्टियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जरा ट्रैक रिकॉर्ड खंगाल लीजिए और जब इनके 15 जो 38 दलों में 15 ऐसे दल हैं जो परिवारवादी पृष्ठभूमि के हैं, खुद इनके साथ बैठे हुए, ये एक ही अलायंस के 2 हिस्से में बंट चुका है एक दल, और दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसलिए परिवारवाद पर क्या बात है? आलोक जी, 24 का अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये आपका एजेंडा। हमारा पूरी तरह से एजेंडा ये होगा कि किस तरह से देश को न्याय मिले, देश के लोगों को न्याय मिले, किसान को न्याय मिले, युवा को न्याय मिले, महिला को न्याय मिले। अब मैं सुधांशु राहुल भाई जी की लाइन नहीं बोल रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत। वापस आ रहा हूं उसी चीज पर। न्याय का मतलब नफरत से भी न्याय मिले, मुझे लगता है उसके अंदर पूरी तरह से आ गया है। पेगासस, राफेल और अडानी, तीनों में से एक की जांच करा लो, अगर सरकार 10 दिन भी रह जाए तो। सरकार खत्म।